सो वेलकम बैक गाइस। चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस शुरू करेंगे आज हम। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन क्या है। तो केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको दिया अभी, एक और एग्जांपल इसी तरीके से हम देखते हैं कि सपोज़ आप देखते हैं घर के अंदर जब आप दूध जो है, जब उसके अंदर थोड़ा सा कर्ड यानी कि दही डालकर उसको रख देते हैं, तो नेक्स्ट मॉर्निंग आप क्या देखते हैं कि ये जो मिल्क है ये किस में बदल जाता है, कर्ड में। ये बन जाता है दही। ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो दूध था उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बदलाव आ गया। यानी कि जो दूध था वो मीठा होता है पीने में, ठीक है, लेकिन दही जो है वो खट्टा हो जाता है। दही को थोड़ा खटास भरा माना जाता है। जबकि दूध जो है उससे आप चाय बना सकते हो, यानी कि यू कैन ड्रिंक इट लाइक दैट ओनली, लेकिन दही जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ बदल जाती हैं। तो उसके अंदर देखिए केमिकल चेंज भी आया और फिजिकल चेंज भी आया। फिजिकल चेंज कैसे कि दूध जो होता है वो पतला होता है, इट इज़ इन अ लिक्विड फॉर्म, लेकिन दही होता है वो सेमी लिक्विड होता है, वो काफ़ी गाढ़ा होता है। तो दोनों के अंदर काफ़ी बदलाव आया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दूध की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बदल गई हैं कर्ड में। तो यहाँ पर कुछ रिएक्शन इसके अंदर हुई, कुछ बैक्टीरिया था जिसने इसको दूध को दही में बदल दिया। तो इसको हम रिएक्शंस कह सकते हैं, केमिकल रिएक्शन। ये एक तरह का रिएक्शन है। ये तो मैंने आपको जनरल हमारी जो डे टू डे लाइफ में से एग्जांपल दिया है। अब इक्वेशन की बात करें, जब इसी चेंज को हम रिटर्न फॉर्म में लिखते हैं तब हम बोलते हैं कि ये इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल आप देखिए, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन विल गिव वाटर। अब एक्चुअल में आप देखेंगे तो हाइड्रोजन जो है वो एक गैस है, ऑक्सीजन जो है वो भी एक गैस है, लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं तो बनता है वाटर। क्या बनता है? वाटर, पानी। अब आप देखेंगे कि ये दोनों जो है इनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं और इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। ये दोनों रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बदलाव आ गया। देखिए हाइड्रोजन जो है वो एक हार्मफुल गैस है वैसे देखा जाए तो, ठीक है, और ऑक्सीजन जो है वो एक प्राणदायी गैस है, यानी कि जिसको हम इनहेल करते हैं। अब ये दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग हैं, ठीक है। आप हाइड्रोजन को नहीं लेना चाहोगे, ऑक्सीजन के बिना आप जीवित नहीं रह सकते, लेकिन जब ये दोनों मिल गए तो बन गया वाटर। और वाटर जो है उसकी प्रॉपर्टी देखो आप कि पानी हमारी जीवन का एक आधार है। पानी नहीं हो तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। अब पानी जो है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है और ये जो है ये गैशियस फॉर्म में। तो दोनों की देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बदलाव आ गया। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें कि ये केमिकली हार्मफुल है, ये हमारे लिए यूज़फुल है, लेकिन वाटर जो है ये हमारे लिए यूज़फुल है। यानी कि इन दोनों को मिलाने के बाद ये एक नया जो प्रोडक्ट बना वो बिल्कुल इससे अलग होता है। तो यहाँ पर जब हम इस फॉर्म में इसको लिखकर बताते हैं तो इसको कहा जाता है केमिकल इक्वेशन। तो इक्वेशन जो है वो हमें उस पर्टिकुलर रिएक्शन के बारे में बताता है, जबकि केमिकल रिएक्शन है वो लेबोरेटरीज के अंदर होता है। तो चलिए आगे चलते हैं इस चैप्टर के अंदर भी हम। तो जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर दिए गए हैं बहुत सारे आपकी बुक के अंदर कि जब आप दूध को रख देते हो रूम टेम्परेचर पे कुछ समय के लिए, तो आपने देखा होगा दूध को हम गर्मियों के दिनों में तो खासकर गर्म करके रखते हैं। गर्म करने का रीज़न क्या होता है? क्योंकि अगर हम गर्म करके बॉईल करके नहीं रखेंगे और उसको फ्रिज में नहीं रखेंगे तो वो फट जाएगा, यानी कि वो ख़राब हो जाएगा। तो यानी कि वो ख़राब कैसे हो जाता है? इसका मतलब उसके अंदर एक बदलाव आया, कुछ रिएक्शन हुआ उसके अंदर ऐसा कि जिससे वो दूध था वो फट गया। वैसे ही आप जानते हैं, और एग्जांपल के तौर पे जैसे कि आपको लोहे की किसी भी चीज़ को धूप में रख दीजिए, बाहर रख दीजिए और कई दिनों तक उसको पड़ा रहने दीजिए, और एटमॉस्फेयर थोड़ा ह्यूमिड हो, खासकर जब बारिश का समय होता है उस समय, तो वहाँ पर आप देखोगे कि वो जो लोहा था उसको थोड़े समय के बाद जंग लग गया है, रस्ट कहते हैं जिसको। तो ये भी एक तरह का रिएक्शन हुआ। वो रस्ट कहाँ से आया भाई? वो तो खुद ब खुद आया। तो वो रस्ट जो है वो भी एक तरह का रिएक्शन है। तो ये जो है ये सब रिएक्शंस हैं, ठीक है। और आप देखते हो कि खाना जो आप बनाते हो वो क्या होता है? खाना जब उसको पकाया जाता है तो उसके अंदर, यानी कि जब कच्चा था उसको जब हमने पकाया तो एक नया फॉर्म उसका हमें मिल गया। कच्चे को आप नहीं खा सकते हो, लेकिन कुक्ड को आप खा सकते हो। जब आप खाना खा लेते हो तो उसके बाद आपकी बॉडी में जाके वो डाइजेस्ट हो जाता है। क्यों हमें थोड़े समय के बाद भूख लग जाती है फिर से? क्यों हमें सुबह खाना नाश्ता चाहिए और दोपहर को खाना चाहिए? क्योंकि सुबह हम नाश्ता करते हैं तो पेट में जब हम पेट तो भर देते हैं तो वो खाना कहाँ चला जाता है? वो डाइजेस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये सब जो है ये केमिकल रिएक्शंस ही हैं, एक तरह से ये रिएक्ट हो जाते हैं। In the above all situations, the nature and the identity of the initial substance have somewhat changed. तो आपने ऊपर देखा कि यहाँ सब कंडीशंस के अंदर जो चीज़ें थी उनकी आइडेंटिटी
और उनका जो सब्सटेंस था वो बदला। जैसे कि आपने जो खाना खाया था, जब आपने खाया था तो वो एकदम मतलब रोटी जो थी, चपाती जो थी वो एकदम मतलब बड़े फॉर्म में थी, उसको मतलब में चबा के उसको एकदम ग्राइंड करके अपने दांतों से छोटा छोटा करके अपने पेट में वो चला गया हमारे अंदर पेट में, वहाँ जाकर वो डाइजेस्ट हो गया, यानी कि फॉर्म बिल्कुल चेंज हो गया, अब एनर्जी बन गई, यानी कि खाना खाने के बाद हमें एनर्जी मिल जाती है। तो यानी कि वो खाना जो था उसने एक नया फॉर्म ले लिया, एनर्जी का फॉर्म ले लिया। We have already learned about physical and chemical changes of matter in our previous class. हम हमारी पुरानी क्लासेस के अंदर इनके बारे में पढ़ चुके हैं। Whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has taken place. तो जब भी केमिकल चेंज होता है, जब कभी केमिकल चेंज होता है तो हम कहते हैं कि क्या हुआ है, एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो यानी कि जब केमिकल चेंज होता है तो उस समय केमिकल रिएक्शन होती ही है। You may perhaps be wondering as to what is actually meant by a chemical reaction. एक chemical reaction से क्या मतलब, जैसे तो मैं आपको समझा चुका हूँ फर्स्ट कि कैसे chemical reaction जो होता है। How do we come to know that a chemical reaction has taken place? Let us perform some activities to find the answer to these questions. अब हम एक एक्टिविटी करेंगे जो हमको बताएगी कि केमिकल रिएक्शन कैसे होता है। तो एक्टिविटी 1.1 देखिए आप। Clean a magnesium ribbon with 3-4 centimeter long by rubbing it with sandpaper. आपको सबसे पहले एक मैग्नीशियम का रिबन लेना है जिसकी लेंथ होनी चाहिए 3 से 4 सेंटीमीटर, और उसको क्लीन करिए सैंड पेपर से। आप उसको सैंड पेपर से साफ कर लीजिए। ना होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। टोंग्स बोलते हैं इसको, आप जो किचन में बर्तन उठाने के लिए यूज़ करते हैं, इस टोंग्स की मदद से उसको आप पकड़ लीजिए और burn it using a spirit lamp or burner and collect the ash so formed in a watch glass as shown. अब आप क्या करिए, यहाँ जो आप देख रहे हैं एक बर्नर, यानी कि कोई भी जलाने के लिए उसको कोई भी चीज़, एक मोमबत्ती ले लीजिए, बर्नर ले लीजिए, या फिर लेबोरेटरीज में यूज़ होने वाला स्पिरिट लैंप जिसको बोलते हैं वो ले लीजिए। अब ये लेने के बाद जब आप उसको ऐसे टोंग से पकड़ के, क्योंकि आपको 3 से 4 सेंटीमीटर लंबी आपने ली है, वो 3 से 4 सेंटीमीटर मतलब ऑलमोस्ट आपकी एक फिंगर जितना हुआ, तो अगर उसको हाथ से पकड़ के आप जलाओगे तो हाथ जल जाएगा, इसीलिए हमने टोंग से पकड़ के उसको दूर से ऐसे जलाया। और उसका जो ऐश रहेगी, ऐश मतलब उसकी राख, उसके जलने के बाद, क्योंकि वो सैंड पेपर है, पेपर के जलने के बाद आपको पता है काला काला ऐश बचता है, तो वैसे ही ये मैग्नीशियम पेपर को जलाने के बाद जो ऐश बचेगी, उस ऐश को आपको कलेक्ट कर लेना है एक वॉच ग्लास के अंदर, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, दिस इज़ अ वॉच ग्लास, इसके अंदर आप इसको कलेक्ट करेंगे। नाउ बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज़। अब इसको आपको थोड़ा दूर रख के जलाना है अपनी आँखों से, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर घुस के एकदम जलाना है, यू हैव टू कीप डिस्टेंस। नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब आपने यहाँ पर ऑब्जर्व क्या किया, तो यहाँ पर जो सेटअप है ये पूरा आप फिगर यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन अ वॉच ग्लास। अब मैग्नीशियम जब बर्न किया जाएगा तो यहाँ पर जो आपको प्लेट के अंदर इसकी राख जो मिलेगी, दैट इज़ व्हाट यू नो, दैट इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। You must have observed that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame. अब यहाँ पर जो मैग्नीशियम रिबन है वो वाइट फ्लेम से जलेगा एंड चेंजेस इनटू वाइट पाउडर, और वो एक वाइट पाउडर में बदल जाएगा। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये जो वाइट पाउडर है वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। तो यहाँ पर रिएक्शन क्या हुआ, देखिए मैग्नीशियम जो है उसका फॉर्मूला रहता है Mg। जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया गया, ठीक है, जब इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया गया तो बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं कि दोनों अलग अलग चीज़ें थी, ठीक है। अब आप देखिए थी मैग्नीशियम जो था यहाँ पर मैग्नीशियम पेपर वो हार्ड फॉर्म में था, और ये जो तो ऑक्सीजन जो है वो गैशियस फॉर्म में है, लेकिन दोनों को जलाने के बाद एक और चीज़ बनी जिसको प्रोडक्ट बना जिसको हम बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन ये रिएक्शन कैसे हुई, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया गया। तो यानी कि ये पूरा सेटअप जो है किया गया, उसके बाद जो हमें प्रोडक्ट मिला वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर इसको हम बोलेंगे रिएक्शन, क्या कहा जाएगा इसको, केमिकल रिएक्शन। तो इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ हैं जो कि लेबोरेटरीज़ में की जाती हैं, काफ़ी ध्यान से सावधानी पूर्वक, इसको हम कहते हैं रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी एक और एक्टिविटी यहाँ पर दी गई है, चलिए उसको भी रीड करेंगे हम लोग। नाउ टेक लेड नाइट्रेट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, ऐड पोटेशियम आयोडेट सोल्यूशन टू दिस, व्हाट डू यू ऑब्जर्व।
अब यहाँ पर फिर से इन्होंने बोला है कि आपको एक और रिएक्शन करके देखना है, जिसमें आपको लेबोरेटरी के अंदर लेड नाइट्रेट लेना है एक सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब के अंदर, फिर उसमें आपको पोटेशियम आयोडाइड ऐड करना है और फिर आपको अपनी रिएक्शन को, ऑब्जर्वेशन को लिखना है कि क्या होगा। तो ये एक्टिविटी जो है ये लेबोरेटरी में करने वाली है। 1.3 जो है वो देख लेते हैं। टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स, यानी कि जिंक के कुछ दाने लीजिए, इसके अंदर एक कॉनिकल फ्लास्क के अंदर या फिर टेस्ट ट्यूब के अंदर। फिर उसके अंदर हमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करना है या फिर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है, यानी कि आपको जिंक के अंदर कोई भी एसिड ऐड करना है, दोनों में से। ठीक है, अब एसिड है तो हैंडल विद केयर, बहुत ज़रूरी है। एसिड मतलब ये आपको जला देगा, इस कारण से इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक यूज़ करना है। Do you observe anything happening around the zinc granules? Touch the conical flask or test tube. Is there any change in its temperature? अब जब आपने ऐसा किया, यानी कि आपने देखिए यहाँ पर जिंक ग्रेन्यूल्स जो थे वो आपने इसके अंदर डाल दिए। आप यहाँ देख सकते हैं एट द बॉटम पार्ट दीज आर द जिंक ग्रेन्यूल्स। यहाँ पर इसके अंदर आपने ऐड किया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या फिर जैसे बताया गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो आप देख रहे हैं ये कॉनिकल फ्लास्क है। नाउ यहाँ पर एक ग्लास ट्यूब हमें इस तरह सेट करना पड़ेगा। ये कॉक मतलब इसके मुंह को बंद करने के लिए ऊपर से, और इसके अंदर इतना गैप होना चाहिए कि बस एक ट्यूब जो है, ग्लास की पाइप जो है छोटी सी, वो अंदर चली जाए। नाउ व्हाट वी विल ऑब्जर्व फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज़ वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हेल्प्स अस टू डिटरमिन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। अब यहाँ पर इस रिएक्शन को मैं कंप्लीट कर दूँ पहले, कि जब हमने जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ऐड किया तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, क्या इवॉल्व होगा यहाँ पर? हाइड्रोजन गैस, यानी कि आपको उस फ्लास्क के अंदर से हाइड्रोजन गैस निकलती हुई दिखाई देगी। और ये जो है ये रिएक्शन कब हुआ? जब हमने जिंक का जो फॉर्मूला रहता है वो Zn रहता है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसका रहता है H2SO4। तो यहाँ पर जब आपने देखा कि जब इन दोनों को रिएक्ट करवाया गया तो हमें मिलेगा जिंक सल्फेट और साथ में हमको मिलेगी हाइड्रोजन गैस। तो ये रिएक्शन आपके सामने आएगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो यहाँ पर कौन सी गैस हमको मिली? हाइड्रोजन गैस। तो ये जो आप देख रहे हैं दिस इज़ रिएक्शन। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स, दो एक्टिविटीज़ हमने जो की, इससे हमको पता क्या लगता है केमिकल रिएक्शन के बारे में, वो हम देखते हैं अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ दिखाई दे तो इसका मतलब वो केमिकल रिएक्शन है। कैसे? चेंज इन स्टेट, यानी कि उसके स्टेट में बदलाव हो। स्टेट मतलब जैसे आपने देखा जिंक ग्रेन्यूल्स जो थे वो सॉलिड फॉर्म में थे, सल्फ्यूरिक एसिड जो हमने ऐड किया था वो लिक्विड फॉर्म में था, लेकिन जो हमें प्रोडक्ट मिला वो थी हाइड्रोजन गैस, वो थी गैशियस फॉर्म में, यानी कि सॉलिड और लिक्विड को मिलाने का तो हमको गैस मिला, यानी कि स्टेट में चेंज हुआ। सॉलिड, लिक्विड और गैस, जिनको हम स्टेट्स कहते हैं। तो यहाँ पर स्टेट में बदलाव हुआ तो इसको हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज कब होता है? जब किसी भी चीज़ की स्टेट में बदलाव आता है। दूसरा, चेंज इन कलर, अगर उसके कलर में बदलाव आता है तो भी हम कह सकते हैं कि रिएक्शन हुआ है। तीसरा, एवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर कहीं पर गैस इवॉल्व होती है तब भी हम कह सकते हैं कि चेंज हुआ है, रिएक्शन हुआ है। और चौथा, चेंज इन टेम्परेचर, अगर ऐसा किया जाए और टेम्परेचर में बदलाव आए, अगर आप इस कॉनिकल फ्लास्क को टच करोगे तो आपको ये थोड़ा गर्म भी महसूस होगा, यानी कि इसका टेम्परेचर भी पहले से बढ़ गया है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर में भी बदलाव आया। तो ये सब चीज़ें जो आप यहाँ चारों देख रहे हैं, अगर इनमें से कोई भी चीज़ हो रही है किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर तो हम कह सकते हैं कि दैट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। As we observe the changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reactions taking place around us. We will study about the various types of chemical reactions and their symbolic representations in this chapter. तो इस चैप्टर के अंदर हम और भी ऐसी केमिकल रिएक्शंस और उनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे केमिकल रिएक्शंस को कैसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा जाता है और केमिकल इक्वेशन के रूप में लिखा जाता है, वो हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में।